क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर हाँ तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने एफएल स्टूडियो को हैंग होने से बचा सकते हैं, लैग होने से बचा सकते हैं और कैसे अपने सीपीयू की मैक्सिमम परफॉर्मेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialunch.com। और दोस्तों स्वागत है आपका इस एफएल स्टूडियो वीडियो ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे हम परफॉर्मेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे हम ले सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मैं आपको टोटल 6 या 7 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप जो है परफॉर्मेंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि आप एफएल स्टूडियो एजियो ड्राइवर यूज़ करें, यानी जैसे आप जाएंगे ऑप्शंस में और क्लिक करें यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर डिवाइस में हमारे पास में जो डिवाइस ड्राइवर है वो होते हैं। तो इसमें आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे डिपेंडिंग कि आप कौन से डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। आपके पास प्राइमरी साउंड ड्राइवर होगा, इसके अलावा आपका स्पीकर का होगा। मेरे पास एक और है यूएसबी ऑडियो इंटरफेस, तो उसका ये यूएसबी डिवाइस आ रहा है। इसके अलावा आपके पास एफएल स्टूडियो एजियो और एजियो वर्जन 2 ये दोनों होंगे। तो एफएल स्टूडियो 12 के साथ में ये ड्राइवर आया था एफएल स्टूडियो एजियो, और ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट है। और यहाँ आप इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर नॉर्मल प्राइमरी साउंड इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इससे बहुत ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है, इससे आपका बहुत लैग करेगा। और ये जो एफएल स्टूडियो एजियो जो ड्राइवर है ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। अब हो सकता है डिपेंडिंग कि आप जैसे आपका स्पीकर अलग कनेक्टेड हो, हेडफोन अलग डिवाइसेस में कनेक्टेड हो, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इनपुट और आउटपुट भी चेंज कर सकते हैं कि आपको साउंड कहाँ भेजनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे यूएसबी वाले में जा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको मेन ध्यान देनी हो वो है आपकी बफर साइज़। ठीक है, तो जैसे 256 बफर साइज़ है या फिर आपका 2048 बफर साइज़ है। तो ये आखिर क्या है आखिर? तो बफर एक तरह से इसको यहाँ से समझिए, जैसे ये जो ब्रैकेट में 6 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, जैसे 256 बफर साइज़ में 6 मिली सेकेंड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ 2048, तो यहाँ से ये टाइम जो है 6 मिली सेकेंड और ये हो जाता है 47 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं कोई चीज़ प्ले करता हूँ तो एफएल स्टूडियो उसका रिस्पॉन्स वापस जो देता है उसके बीच का जो टाइम गैप है वो 47 मिली सेकेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैं जाऊँ जैसे इस पियानो में, तो यहाँ पे मेरे पास पियानो है जैसे, और मैं बटन दबाता हूँ यहाँ से, तो जब मैं बटन दबाता हूँ तो मैं जैसे ही अंगुली अपनी दबाता हूँ और जो साउंड निकल के आती है उसके बीच का जो टाइम है उसमें अंतर 47 मिली सेकेंड का है। तो अगर लाइव परफॉर्म कर रहे हैं या मिडी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो आपको ये बफर साइज़ कम करनी पड़ेगी 256, और अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सिंपल प्ले कर रहे, तो उस टाइम पे इसको बढ़ा दीजिए 2048 या 1024। तो 256 जब करेंगे तो रिकॉर्डिंग मिडी कीबोर्ड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा होगा इससे। तो लेकिन क्या है कि अगर आप इसको बहुत कम रखेंगे तो आपका लैग करेगा। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ सिर्फ इससे कितना फ़र्क पड़ जाता है। 256 आपने बफर साइज़ सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं अब इस प्रोजेक्ट को प्ले करता हूँ जैसे। तो आप देख सकते हैं जो CPU यूसेज था वो 70 के अराउंड था, इवन अभी भी 50 के अराउंड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर जैसे मैं जाऊँ यहाँ से और इसको चेंज कर दूँ 2048 पे, तो अब जब मैं प्ले करूँ तब आप इसका CPU यूसेज देखना और तब इसके अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो था ये 50-60 के अराउंड था। इवन इससे पहले जब मैं प्ले कर रहा था तो ये पूरा क्रैक हो रहा था। इवन आपने भी देखा था इंट्रो के अंदर 90% तक जा रहा था।
तो उस चीज़ को भी आप जो है यहाँ से कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे एजियो फॉर ऑल ड्राइवर यूज़ कीजिए। जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह और या फिर मीडिया रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो इसको मैक्सिमम पे रखिएगा। नहीं तो अगर मतलब रिकॉर्ड कर रहे हो तो 256 या 384, अगर नहीं कर रहे सिर्फ प्ले कर रहे हैं तो इसको 2048 पे या 1024 पे रखिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हैंग नहीं होगा। सेकंड जो तरीका है वो है आप जो अपने कंप्यूटर को हाई परफॉर्मेंस पे रखिएगा। जैसे अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अगर मोस्टली, तब ये आपके ज़्यादा काम आएगा कि जैसे आप जाएं यहाँ पे और अपनी बैटरी पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मोर पावर ऑप्शन, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आपका जो लैपटॉप है वो हाई परफॉर्मेंस पे है, क्योंकि होता क्या है आपने बैलेंस पे कर रखा है तो आपकी बैटरी तो ठीक है, बैकअप आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन आपको कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी। तो इस सिचुएशन में हमें इसे हाई परफॉर्मेंस पे रखना पड़ता है। वैसे FL Studio 12 जो है जब स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस पे कर देता है, बट अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा अगर इसने गलती से नहीं किया तो आप इसे हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं लेनोवो का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसके साथ ये एनर्जी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है। मैं राइट क्लिक करके सिंपली यहाँ से जो है चूज़ कर सकता हूँ पावर सेवर या हाई परफॉर्मेंस। तो मुझे जब मूवीज़ वगैरह देख रहा हूँ तो मैं इसको पावर सेवर पे कर देता हूँ ताकि बैटरी ज़्यादा चले, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसे मैं हाई परफॉर्मेंस पे रखता हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिले। तीसरा जो है वो है हमारा एग्जिटिंग ऐप्स। तो हो सकता है कि जब आप FL Studio यूज़ कर रहे हो तो आप और भी आपकी ऐप बैकग्राउंड में ओपन हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड आपका क्रोम ओपन है, आप वेबसाइट खोल रखी है आपने काफ़ी सारी, तो वो भी जो है आपका रैम और CPU का यूसेज कर रहे होते, तो आप उनको एग्जिट कर दीजिए कोई एप्लीकेशन हो। इसके अलावा आपने टास्क बार में जाके भी देख लिया कि आपकी कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन तो नहीं खुली है। हाँ, हो सकता है जैसे आपका फॉर एग्जांपल मेरा ये एनर्जी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा एक ग्राफिक्स ड्राइवर जो है ये ओपन है, सिर्फ ये दो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके में अगर कुछ एक्स्ट्रा है, ज़रूरत से ज़्यादा कई बार हम करते हैं एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और वो स्टार्ट हो रही होती है, तो उनकी वजह से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और इवन कई एंटीवायरस भी ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम को लैग करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल वगैरह कर दीजिए जो आपको यूज़ नहीं करती। इसके अलावा आप जा सकते हैं यहाँ से टास्क मैनेजर में और वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, जैसे आप जाएं यहाँ पे और क्लिक करें CPU पे, तो ये सॉर्ट करेगा कौन CPU का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। जैसे टास्क मैनेजर खुद यूज़ कर रहा है। इसके अलावा कैम्टेज जस्ट रिकॉर्ड है जिससे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई जो आपको ऐप नहीं चाहिए आप उसे एग्जिट कर सकते हैं एंड टास्क पे क्लिक करके, और सिंपली वो आपकी जो है चली जाएगी। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा क्योंकि आप मतलब हर किसी ऐप को नहीं कर सकते एग्जिट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें कि मैं यहाँ से जाके और ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे कैटलिस्ट कंट्रोल है, मैं इसको एंड टास्क कर दूँ तो ये एक्चुअली मेरा ग्राफिक्स ड्राइवर है तो मैं इसको नहीं कर सकता। बट कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो आपको पता है कि हाँ ये मेरे यूज़ करने लायक नहीं है, तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए ताकि आपका जो ये FL Studio है मैक्सिमम आपकी परफॉर्मेंस ले पाए। इसके अलावा आप क्लिक कर सकते हैं गो टू डिटेल्स पे, यहाँ पे आपको सारी ऐप दिख जाएंगी, उनका जो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है। आप इनको चाहें तो राइट क्लिक करके और इनकी जो प्रायोरिटी है वो भी हाई या फिर रियल टाइम कर सकते हैं, बट इससे फिर आपकी बाकी ऐप लैग करने लग जाएंगी। तो मैं इसको नॉर्मल से ऊपर रखता हूँ, अबव नॉर्मल, तो इसको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो हमारे पास है पर्ज ऑडियो क्लिप्स। तो उससे होता क्या है कि ये जो साउंड्स वगैरह है ये कंप्यूटर की रैम में सेव होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब फाइल सेव हो जाती है, जब हम उन्हें यूज़ भी नहीं कर रहे होते, तो ये रैम में स्पेस कम बचता है, उसकी वजह से लैग करता है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा तरीका है, आप जा सकते हैं टूल्स एंड देन क्लिक करेंगे मैक्रोस में और यहाँ पे क्लिक करेंगे पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप्स। इस पर जैसे ही क्लिक करके देखेंगे तो ये जो भी ऑडियो क्लिप होगी जो कि यूज़ नहीं हो रही होगी ये पर्ज कर देगा। पर्ज मतलब एक तरह से डिलीट कर देगा। तो आपके प्रोजेक्ट से कुछ डिलीट नहीं करेगा, एक्चुअली रैम फ्री करेगा आपकी ये। तो आप जो है अगर हैंग कर रहा हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं बार बार, जैसे मैक्रोज में जाके और पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप्स। इसी के साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है वो है स्मार्ट डिसेबल। तो ये है क्या, आप जा सकते हैं मैक्रोज में और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स। जब आप इसको ऑन करते हैं एक्चुअली जैसे आपको पता नहीं चलेगा, आपको यहाँ से बस इस पर क्लिक करना है स्विच स्मार्ट डिसेबल। तो इससे होगा क्या कि ये प्लगइन्स को जैसे आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस जाती कहाँ पे है,
तो जब आप ये ऑडियो क्लिप्स प्ले करते हैं इतनी सारी एक साथ, एक तो इसमें CPU यूसेज होता है, और दूसरा जब आप ये जो VST प्लगइन्स जब प्ले करते हैं तब उनसे CPU जाता है। तो जैसे मैं जहाँ पे जैसे सॉन्ग बज रहा है, लेकिन इन जो पीछे जो भी VST प्लगइन्स थी वो तो अभी काम नहीं आ रही, तो उनका CPU यूसेज का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए क्या है, FL Studio स्मार्ट डिसेबल से अपने आप वो प्लगइन्स वगैरह डिसेबल हो जाती है। खैर मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकता ये काम कैसे करता है, बट आप इसको ऑन रखिएगा। तो आप इस पर सिंपली जाएंगे टूल्स, मैक्रोज एंड स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला एक तरीका होता है वो है आर्म डिस्क रिकॉर्डिंग का। तो आखिर ये क्या है, तो जैसे अगर मैं इस पियानो को प्ले करूं तो आप CPU यूसेज देखना, तो ये अराउंड 25-26 है। जबकि अगर मैं कोई सिंपल वेव फाइल, जैसे ये वेव फाइल है, इसको अगर प्ले करूं तो CPU से 7-8, 6 इतना ही रहता है, मतलब काफ़ी CPU यूसेज नहीं लेता। इस तरह से अगर आपकी कोई ज़्यादा हैवी VST प्लगइन है, फॉर एग्जांपल सिरम टाइप से आप यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा हैवी, तो हो सकता है कि ये आपका ज़्यादा CPU यूसेज ले रही होगी। तो उस सिचुएशन में क्या है, हम इसको एज अ वेव फाइल रेंडर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसका ये एरिया हाईलाइट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें पूरे सॉन्ग के लिए तो आप कुछ भी हाईलाइट मत कीजिए, ये पूरे सॉन्ग में जहाँ जहाँ ये होगा उसे रेंडर कर देगा। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इतना जो एरिया है उसको यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लें। फिर आप जाएंगे और उसके बाद में आपको जिसको रेंडर करना है उसके नीचे यहाँ पे बटन होता है आर्म डिस्क रिकॉर्डिंग का, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा रेड सा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे मास्टर ऑप्शन में, फिर डिस्क रिकॉर्डिंग, और फिर आपको रेंडर टू वेव फाइल पे क्लिक करना है। इससे होगा कि आपने जिसको वो ऑप्शन कर रखा होगा, जिसे चेक कर रखा होगा रेड कलर का, वो उनको रेड कर लेगा, मतलब उनको ये रेंडर करेगा। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन क्या है, आप इनको डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए। पहले तो मोड कितना है आपका, उस पैटर्न को रेंडर किया, सॉन्ग सिलेक्शन तो सॉन्ग सिलेक्शन है, और इसकी टेल जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है उसका क्या करेगा, तो लीव रिमाइंडर का ऑप्शन है। फिर इसकी बिट डेप्थ वगैरह है, क्वालिटी वगैरह, तो ये मैक्सिमम है अभी। इसके बाद में हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, और देख सकते हैं ये जो है रेंडर हो चुका है। और अब देखिए ध्यान से, तो ये अपने आप यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको जाके यहाँ से, जैसे ये जो पियानो था आपका, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है और इसको यूज़ करना है। ठीक है, सेम वही, तो वही एक ही बात है, आप चाहे इसको यूज़ करते, बस आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहे तो इस वेव फाइल को यूज़ करके फाइनल सॉन्ग रेंडर कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, जब आप एंड में जब रेंडर कर रहे हो प्रोजेक्ट फाइनली, तब इनको डिलीट कर सकते हैं। जब आप सॉन्ग बना रहे हो, स्ट्रक्चर वगैरह तैयार कर रहे हो, उस सिचुएशन में इनको यूज़ कर सकते हैं। और इनको सिंपली जैसे इस पर इस तरह से क्लिक करके, और अगर आप शिफ्ट के साथ दबाए तो ये लॉक हो जाएगा, तो आप सोलो करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा एक और जो मेथड है वो है सैंड चैनल यूज़ करना या फिर राउटिंग करवाना। तो आखिर ये क्या है, आप अगर मिक्सर ट्रैक में जाएं तो हमारे पास में यहाँ पे जो देखें, यहाँ पे जैसे मिक्सर है, बट ये इधर कुछ ट्रैक है, इनको हम सैंड चैनल बोलते हैं। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा पियानो है, ठीक है, मुझे मान लीजिए इस पर रिवर्ब ऐड करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है, मैं यहाँ से रिवर्ब ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे द वेन्यू प्रीसेट यूज़ कर लूँ, इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं इस लीड पे भी रिवर्ब यूज़ करूँ, जैसे यहाँ पे गया मैं इस लीड में, तो मैं यहाँ से जाके भी इस पर रिवर्ब ऐड कर सकता हूँ। बट इससे क्या है कि मैं एक बार रिवर्ब यहाँ लगा रहा हूँ, एक बार यहाँ लगा रहा हूँ, और मैं सिर्फ अमाउंट चेंज कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा है, कितना कम रिवर्ब लगाना है। तो उससे क्या है, मैं बार बार जितनी VST प्लगइन यूज़ करूँगा उतना ज़्यादा CPU यूसेज लेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इन सैंड चैनल को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये सैंड चैनल आखिर काम कैसे करते हैं, जैसे मैं इस रिवर्ब को हटाता हूँ, आप जाएंगे किसी भी सैंड चैनल पे, ज़्यादातर हम इनको यूज़ करते हैं रिवर्ब एंड डिले के लिए। तो इस पर जाएंगे हम, जैसे रिवर्ब ऐड करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं जैसे मान लीजिए ये हाई रिवर्ब जो मैंने प्रीसेट बना रखी है मैं ये यूज़ करूँगा। इस पर मैं जो वेट लेवल है इसको रीसेट कर दूंगा और ड्राई लेवल को एकदम 0 कर दूंगा। तो एक तरह से मैक्सिमम रिवर्ब है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो पियानो है और इसके आप नीचे बटन देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहता है, बट आप इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। मुझे पियानो में जाना पड़ेगा और मैं इसे बढ़ा दूं इस तरह से। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसका जो साउंड है मास्टर में जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक कॉपी जो है यानी ये पियानो ही एक जा रहा है इस सैंड चैनल में। वो कितना जा रहा है वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो अगर मैं इसे कम रखूँगा तो कम रिवर्ब, ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा रिवर्ब। तो आप इस तरह से भी रिवर्ब ऐड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से मैं किसी और सैंड चैनल पे जाके जैसे डिले बैंक ऐड कर दूँ, डिले बैंक की जगह मैं डिले 2 यूज़ करता हूँ, डिले 2। और इसमें जो एक प्रीसेट है पिंग पोंग या स्टीरियो इफेक्ट, इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और वही सेम हम जाएंगे पियानो पे और ऐड करते हैं। और इसमें भी आपको जो है वो ड्राई ऑफ करना पड़ेगा। आपको जो है यहाँ से ड्राई वॉल्यूम ऑफ करनी पड़ेगी। इस तरह से। तो आप ये जो इफेक्ट इस पे अप्लाई किया है सेम आप ये इस जैसे लीड पे अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ इस गिटार में, इस तरह से रिवर्ब ऐड कर सकता हूँ और डिले। इस तरह से। तो आप इनको हटाना हो सिंपली इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस तरह से आप जो है एक ही जगह पे, जैसे यहीं पे मैंने एक सेम VST रिवर्ब को 2 जगह यूज़ कर लिया। तो ये जो रिवर्ब है, ये डिले है, कॉरस वगैरह, तो इन इफ़ेक्ट्स को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है, जैसे जो मैंने कर रखा है, जैसे आप देखिए मैंने ये जो लीड है, ठीक है, ये जैसे जो साइड चेन है मैंने एक जगह करा रखा है। ये किक स्टार्ट मैंने प्लगइन बार बार नहीं यूज़ कर रखी इसके अंदर। जैसे अगर मैं जाऊँ इधर लीड में और इसको सुनो, मैंने इसके ऊपर साइड चेन अलग से नहीं लगा रखा ना इसके ऊपर मैंने, जबकि इन सब को सेलेक्ट करके और इसमें राउट करवा रखा है। तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड देन रूट टू दिस ट्रैक ओनली करना। उससे क्या होगा, ये साउंड आपकी सिर्फ यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, ये सारी यहाँ जाएगी। जो ज़्यादातर मैंने साइड चेन करवा रखा है वो इसी तरह करवा रखा है, उनको मैंने इसमें राउट करवा रखा है और फिर यहाँ पर मैंने ये जो VST प्लगइन है ये ऐड कर रखी है। तो एक तरह से ये सारी जो है साउंड यहाँ जाती है और यहाँ से मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। इवन यहाँ पे आप जो कंप्रेशन वगैरह है, फॉर एग्जांपल आप जो मल्टी बैंड कंप्रेसर है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लगइन्स जैसे इन सब पे एक साथ इफेक्ट लगाना हो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बिल्डअप वगैरह भी बनाना हो तो आप यहाँ से जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो आप जो बिल्डअप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब आप फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लो पास लगाना हो तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। इन सबको बस इस तरह से एक जगह रूट कर रही है और वहाँ से आप इनको जो है इस तरह से बिल्डअप क्रिएट कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के अंदर जिसमें हमने बात की डिफरेंट तरीके जिनसे हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर स्टिल आपके कंप्यूटर में वो चीज़ हैंग होती है तो इसका मतलब है अब समय आ चुका है कि आप अपने कंप्यूटर को चेंज कर लें और कोई दूसरा अच्छे परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर खरीद लें। म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो मेनली जो चीज़ काम आती है वो एक तो होता है CPU आपका कितना अच्छा है और सेकंड आपके पास रैम कितनी है। तो 8 से 16 GB रैम या 32 GB उनसे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली रैम होनी चाहिए, फ़र्क पड़ता है, बट उनसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना अच्छा CPU होगा।
क्योंकि इन VST प्लगइन्स को चलाना और इस तरह से इस प्रोजेक्ट को लोड करना इतने सारे, तो उसका जो मेन लोड है वो आपका CPU पे जाएगा। यानी अगर आप एक अच्छा लो एंड का CPU यूज़ कर रहे हो और आपके पास रैम चाहे 32 GB हो तो भी वो हैंग करेगा, लेकिन आपका CPU बहुत अच्छा हो लेकिन रैम उसमें सिर्फ 2 GB के अराउंड है तो भी लैग करेगा। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को मतलब रखना पड़ता है एक लेवल पे। तो रैम आपकी 816 GB है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 32 है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको CPU एक अच्छा चाहिए। एटलीस्ट एक Core i5 जो है आप कम से कम लीजिए, और आजकल तो Ryzen CPU जो आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।